हेलो स्टूडेंट्स, वन डे वन चैप्टर सीरीज के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या अध्याय। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 अष्टांग हृदय के वो भी हम अपलोड कर चुके हैं एंड बाकी सब्जेक्ट बीएमएस जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं उनके चैप्टर्स भी हम डे बाई डे अपलोड कर चुके हैं और बाकी सब्जेक्ट के भी कर रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाय, दिस इज मी डॉक्टर रविंद्र कुमार एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल BMS डॉक्टर आर के। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। आचार्य सुश्रुतानुसार जो ऋतुचर्या है यानी कि जो ऋतु है, ठीक है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था दिनचर्या, वहाँ पर हमने पूरे दिन भर में जो जो काम हम करते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, जो कार्य हम करते हैं वो दिनचर्या कहते हैं। इसी प्रकार एक पूरा जो संवत्सर होता है, एक साल होता है, उसको हम ऋतुओं के अनुसार 6 प्रकार से डिवाइड करते हैं आचार्य सुश्रुत अनुसार, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है, आपको सीक्वेंस में इसको याद रखना है, ऊपर से कंटिन्यू। पहला है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। इसी को इसी सीक्वेंस में याद रखना है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे बहुत सारी चीज़ें इसी से आपको याद होंगी। तो बसंत से स्टार्ट करते हैं। पहला महीना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अघन, पौष, माघ और फागुन, ठीक है। बसंत से स्टार्ट करना है, चैत्र वैशाख, ठीक है। तो बसंत से दो मंथ का, दो मास का एक ऋतु होता है। तो इस प्रकार टोटल 6 ऋतु होती हैं। अब ऊपर की जो 3 ऋतु होती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इनको आदान काल बोला जाता है। आदान काल की आगे डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ आदान काल पढ़ लीजिए ओनली। पृथ्वी का रस व मनुष्यों का बल इसमें घटता है, ठीक है। और सेकंड है विसर्ग काल, इसमें पृथ्वी का रस व मनुष्यों का बल बढ़ता है। ये सारा क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं ऋतु का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। कौन कौन से वर्गीकरण के बेस हैं? पहला है मास के आधार पर, मास यानी कि ये जो मास हैं, ठीक है ना, जिसके आधार पर यहाँ आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ है इनका वर्गीकरण, ये मास के आधार पर हमने किया है वर्गीकरण, ठीक है। सेकंड है राशि के अनुसार, जो अपनी मकर राशि होती है, इस प्रकार जो जितनी भी राशियाँ होती हैं उनके आधार पर वर्गीकरण है। तीसरा है ऋतु के स्वरूप के आधार पर, ठीक है। अच्छा, इनका जो महत्व होता है, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रायर होता है ऋतु के स्वरूप के आधार पर। तीसरा सबसे ज़्यादा प्रायर है, देन राशि के अनुसार, देन मास के अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं जो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ा था हमने ऊपर, यहाँ पर आदान काल और विसर्ग काल, ठीक है, ये क्या होता है, इनमें क्या चीज़ें होती है देखिएगा। आदान काल, जिसको उत्तरायण भी बोलते हैं या आग्नेय काल बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो सूर्य होता है वो उत्तरायण होता है। इसका मतलब होता है कि सूर्य पृथ्वी के समीप होता है। तो सूर्य पृथ्वी के समीप होगा तो वायु रुक्ष होगी, तीक्ष्ण होगी व उष्ण होगी, ठीक है, यानी कि गर्मी ज़्यादा होगी। तो इसमें सौम्य गुण में क्या आती है, कमी आती है। सौम्य गुण यानी कि जो द्रव होता है, ठीक है, जो द्रव होता है, और स्निग्धता होती है, उसमें क्या आती है, कमी आती है। कटु, तिक्त और कसाय रसों में वृद्धि होती है। मनुष्य का बल क्या होता है, क्षीण होता है। इस दौरान मनुष्य का बल घटता है, ठीक है। और शिशिर, वसंत और ग्रीष्म को क्या बोला जाता है, आदान काल बोला जाता है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म को। ठीक इसी प्रकार विसर्ग काल की बात करें, विसर्ग काल को दक्षिणायन बोलते हैं या सौम्य काल भी बोला जाता है। दक्षिणायन यानी कि इसमें जो सूर्य होता है वो दक्षिण दिशा, दक्षिण में होता है, यानी कि पृथ्वी से दूर दूर की तरफ होता है। और इस समय सूर्य क्षीण होता है व चंद्रमा क्या होता है, शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो जो चंद्रमा होता है वो शीतल होता है, तो उससे सौम्य गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। मधुर, अम्ल और लवण रस में वृद्धि होती है। मनुष्यों का बल इसमें बढ़ता है। और इसके जो ऋतु होती है कौन सी होती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत, जो नीचे वाली ऋतु होती है। तो इस वजह से इनको सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमने बताया कि ऋतु के अनुसार मनुष्यों का बल घटता है, ठीक है। तो इसमें आदान काल में हमने कहा कि घटता है और विसर्ग काल में क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए ऋतुएं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। तो यहाँ की ऊपर की 3 ऋतुएं कौन सी हो गई, अपनी आदान काल वाली, ठीक है, और नीचे वाली कौन सी हो गई, विसर्ग काल वाली। तो आदान काल में यानी कि इन 3 ऋतुओं में क्या होता है, मनुष्य का बल घटता है। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे कम किस्म हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, मनुष्य का बल सबसे क्षीण हो जाएगा। और विसर्ग काल में यानी कि इन 3 ऋतुओं में क्या होता है, बढ़ता है मनुष्य का बल,
तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो अपने पास आदान काल में सबसे कम किस्म होगा ग्रीष्म में। अच्छा, यही क्वेश्चन आए कि आदान काल में सबसे अधिक बल कब होगा, तो शिशिर में होगा, राइट। तो घट रहा है ना, तो शिशिर में सबसे ज़्यादा हो जाएगा और सबसे कम किस्म होगा ग्रीष्म काल में। इसी प्रकार विसर्ग काल की बात करें तो विसर्ग काल में क्या होता है, बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा किस्म हो जाएगा बल, कौन सी ऋतु में हो जाएगा, हेमंत ऋतु में, और सबसे कम हो जाएगा वर्षा ऋतु में। तो ये हो गई सबसे कम वाली, विसर्ग काल की बात कर रहे हैं तो सबसे कम। अच्छा, और सबसे अगर ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर अगर आदान काल में सबसे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है। और जो शरद और वसंत हैं इनमें क्या होगा, मध्यम होगा, ठीक है। आप कैसे भी इनको याद करिए, ठीक है। मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी कि आदान काल में घटता है तो आदान में घटता है, तो ये 3 आदान काल की ऋतुएं हैं, तो इनमें सबसे कम इसमें हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाली में। और ये विसर्ग काल की 3 ऋतुएं इसमें बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास ऋतु के अनुसार मनुष्यों का बल। अब नेक्स्ट है अपने पास ऋतुओं के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप व प्रशम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं, आपको इसमें बेसिकली ये टेबल याद करनी है, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, बहुत ही सिंपली हो जाएगा। आप एक बार बस एक न्यूमोनिक याद कर लीजिए इसमें, ठीक है, उससे कंप्लीट चैप्टर अपना जो ये टॉपिक है, सॉरी, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, दोष हैं कौन कौन से, वात, पित्त और कफ, ठीक है। इसका एक न्यूमोनिक VSB, वर्षा, शरद और वसंत, ठीक है। VSB, इनमें क्या होता है, प्रकोप होता है इन दोषों का। दोष कौन से, वात, पित्त, कफ, वर्षा, शरद और वसंत में प्रकोप होता है VSB, 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 याद कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं, संचय, प्रकोप और प्रशम। प्रकोप जब होता है उससे पहले की अवस्था होती है संचय, ठीक है, और उसके जस्ट बाद की अवस्था होती है प्रशम। तो ये बीच की अवस्था होती है प्रकोप, जिसमें रोग क्या होते हैं, कुपित होते हैं। तो इससे पहले की अवस्था संचय, इसके बाद की अवस्था प्रशमन। हमने प्रकोप याद कर लिया सभी दोषों का, तीनों दोषों का, वात, पित्त, कफ का कौन सा है, वर्षा, शरद और वसंत। अब देखिएगा, हमने इसको सीक्वेंस में लिख दिया है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। अब देखिएगा, यहाँ पर जब बाद का प्रकोप किस में हो रहा है, वर्षा में, तो वर्षा से जस्ट पहले इसका क्या होगा, संचय होगा। तो इसमें क्या हो गया, संचय हो गया। जब यहाँ पर कुपित हो रहे हैं वर्षा में, तो प्रशमन कब होगा, इसके बाद, यानी कि शरद में क्या हो जाएगा, प्रशमन। क्लियर है। इसी प्रकार पित्त का हमने प्रकोप कब बताया था, शरद में, ठीक है। पित्त का प्रकोप शरद में हो गया। तो अब शरद में अगर प्रकोप है तो संचय क्या होगा, एक ऋतु पहले, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संचय। इसी प्रकार जब शरद में प्रकोप है तो प्रशमन कौन सी अवस्था में होगा, हेमंत में, उसके बाद वाली अवस्था में, तो ये क्या हो जाएगा, प्रशमन। क्लियर। इसी प्रकार कफ को देखेंगे तो कफ का जो प्रकोप अवस्था है वो कौन सी है, प्रकोप की जो ऋतु है वो है वसंत, ठीक है। तो वसंत में अगर इसका प्रकोप हो रहा है तो इससे जस्ट पहले की अवस्था, ठीक है, ये अपने पास क्लॉकवाइज है, इससे जस्ट पहले की अवस्था कौन सी है, शिशिर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रोग का संचय, और इसके जस्ट बाद वाली अवस्था में क्या हो जाएगा, प्रशमन। क्लियर। तो अपने पास ओनली इसी न्यूमोनिक से VSB, वर्षा, शरद, वसंत, प्रकोप अवस्था इनकी होती है। इसी से अपने पास ये कंप्लीट टेबल याद है, ठीक है। प्रकोप ये रहा, वर्षा, शरद, वसंत, VS और B, ठीक है। इससे क्लियर ये टेबल हो जाएगी, राइट। अब अपने पास एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, दैट इज ऋतु संधि, ठीक है। ऋतु संधि का मतलब होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, यह दो ऋतुओं के बीच की अवस्था होती है। यानी कि किसी को भी अवस्था मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम शिशिर और वसंत की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से शिशिर या वसंत, इन दो ऋतुओं की बात इनके बीच की बात करते हैं, तो शिशिर का जो अंतिम माह कौन सा होता है, फागुन, ठीक है, और वसंत का पहला कौन सा होता है, चैत्र।
तो फागुन और चैत्र की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। फागुन का अंत हो रहा हो और चैत्र का प्रारंभ हो रहा हो, तो ये 14 दिन की अवधि होती है। इसमें वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह, जो अब ऋतु चल रही है, मान लीजिए शिशिर चल रही है, तो इसका अंतिम सप्ताह यानी कि फागुन का भी अंतिम सप्ताह। एक फागुन है, एक मास है, मास में 4 सप्ताह होते हैं, तो अंतिम सप्ताह उसका अंतिम सप्ताह, और जो आगे आने वाली ऋतु होता है उसका प्रथम सप्ताह यानी कि चैत्र का प्रथम सप्ताह। इसका अंतिम सप्ताह और इसका प्रथम सप्ताह वो क्या हो जाएगा, ऋतु संधि। ठीक है, यानी कि 14 दिन की टोटल क्या हो गई, ये अवधि हो गई। इसमें क्या होता है, वर्तमान ऋतु के आहार विहार को धीरे धीरे यानी कि पादांशिक क्रम में पद के अनुसार त्यागना व आगे आने वाली ऋतु, ठीक है, जो आगे आएगी उस ऋतु के आहार विहार को ग्रहण करना। ऐसा ना करने से असात्मज यानी कि असात्मज का मतलब होता है कि प्रकृति के अनुकूल ना होना या ऋतु परिवर्तनजन्य रोग हो जाते हैं। देखिए, जब आप एक ऋतु है उसके अनुसार अगर आप आहार विहार लेते हैं तो अपने को कोई रोग नहीं होता है आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है, तो इस वजह से कहा गया है जब एक ऋतु जा रही है तो उसके आहार विहार को धीरे धीरे छोड़िए और नेक्स्ट ऋतु के आहार विहार को धीरे धीरे ग्रहण करिए। ठीक है, यानी कि 14 दिन हैं, टोटल 14 डेज हैं। सबसे पहले 2 से 3 दिन इसका जो आगे जो ऋतु चल रही है उसके आहार विहार को लीजिए 50%। दूसरी जो आगे आने वाली ऋतु है उसके आहार विहार को भी 50% लीजिए। उसके बाद 4-5 दिन क्या करते हैं, इसका कम करते जाते हैं, जो ऋतु जा रही है उसको कम करते जाते हैं, जो वर्तमान ऋतु है उसको कम करते जाते हैं, उसको 2 तिहाई ले लीजिए, और इसको मतलब जैसे इसको 1 तिहाई ले लिया, इसको 2 तिहाई ले लिया। ठीक है, और फिर अगले जो लास्ट डेज होते हैं, लास्ट 6-7 डेज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, इसको बिल्कुल ही नहीं लेते और इसी को अपने पास क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं कि जो कंप्लीट 14 डेज होते हैं उसके जो अंतिम सप्ताह होता है, ठीक है, जाने वाली ऋतु का और आने वाली ऋतु के अंतिम सप्ताह को मिलाकर 14 डेज बनते हैं। उसमें जो चल रही ऋतु होती है उसके आहार विहार को धीरे धीरे पादांशिक क्रम में छोड़ा जाता है और आगे आने वाली ऋतु के जो आहार विहार होता है उसको पादांशिक क्रम में ग्रहण किया जाता है। तो ये है अपने पास चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या अध्याय, और कुछ नहीं है। आप इस चैप्टर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये कंप्लीट इसके नोट्स हैं। और होपफुली आपको चैनल अच्छा पसंद आया होगा वीडियो, ठीक है, और तो चैनल को सब जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और बाकी अदर चैप्टर्स और जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोज भी हमने अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।